इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। मेरठ जिले में एक पंचली नाम का गांव पड़ता है और इसी पंचली गांव में रहने वाला सीताराम सीताराम जो कि एक छोटा सा किसान होता है, उसके पास अपनी 2 एकड़ जमीन होती है। खेती किसानी का काम करता था और इसी 2 एकड़ जमीन से वो अपने परिवार का गुजारा भी चलाया करता था। सीताराम की पत्नी की 5 साल पहले लंबी बीमारी के कारण मौत हो जाती है, जिसकी वजह से सीताराम बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। फिर भी सीताराम अपने परिवार को भी संभाल लेता है, अपने आप को भी संभाल लेता है। सीताराम दिन रात अपने खेत में मेहनत किया करता था। सीताराम की जो 2 एकड़ जमीन होती है वो सड़क के किनारे पर होती है और सड़क के किनारे पर होने की वजह से इस जमीन के दाम आसमान को छूने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी सीताराम अपनी 2 एकड़ जमीन को नहीं बेचता है। यहाँ तक कि सीताराम के सभी पड़ोसियों ने अपनी अपनी जमीन को बेच दिया था, अच्छे खासे उन्होंने पैसे भी ले लिए थे। लेकिन सीताराम का मानना होता है कि ये जो जमीन है उसके पूर्वजों ने उसको दी है और ये हमेशा इस जमीन को संभाल कर रखेगा। इस तरह के विचार सीताराम के मन में आते रहते थे। सीताराम के परिवार में इसकी 2 बेटियां होती हैं, जिनमें बड़ी बेटी का नाम आरजू होता है, जिसने 2 साल पहले 12वीं कक्षा पास कर ली थी। आरजू इस समय अपने घर के कामकाज में व्यस्त रहती है। और छोटी बेटी का नाम गौरी होता है, जो कि इस समय 12वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई कर रही होती है। सीताराम का एक छोटा बेटा भी होता है जिसका नाम शंकर होता है, जो कि 9वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई किया करता था। तीनों बच्चे पढ़ने लिखने में काफी होशियार और तेज होते हैं। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन अब सीताराम अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसकी बड़ी बेटी आरजू अब जवान हो चुकी है, उसे अब आरजू की शादी कर देनी चाहिए। इस तरह से अब सीताराम किसी लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है। लेकिन सीताराम के पड़ोस में एक पुलिस दरोगा भी रहता है और इस पुलिस दरोगा का नाम सुंदर सिंह होता है। सुंदर सिंह एक ऐसा पुलिस दरोगा होता है जो कि शराब, कबाब और शबाब तीनों का शौकीन होता है। गांव की जो भी खूबसूरत महिला सुंदर सिंह को पसंद आ जाती थी तो सुंदर सिंह उस महिला को पैसे देकर अपने बिस्तर तक ले आता था और उसके साथ अपनी रातें रंगीन करके उसको कुछ पैसे दे दिया करता था और इस तरीके से मामले को रफा दफा कर दिया करता था। सुंदर सिंह के पास अच्छे खासे पैसे होते हैं, गरीब लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसे भी दे दिया करता था और ब्याज न लौटाने की स्थिति में उनकी महिलाओं के साथ अपनी रातें रंगीन कर लिया करता था। और इस तरीके से अब ये सुंदर सिंह सीताराम की बेटियों के साथ बहुत बड़ा कांड करने वाला था, जिसके बारे में सीताराम कुछ भी नहीं जानता था। इस तरीके से एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें सुबह के करीब 5:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। सीताराम की दोनों बेटियां आरजू और गौरी अपने घर से पूजा की थाली लेकर मंदिर में जाने के लिए अपने घर से निकलती है। लेकिन बीच रास्ते में सुंदर सिंह पुलिस दरोगा की बैठक भी पड़ती है। सुंदर सिंह उस बैठक के अंदर बैठा होता है और जैसे ये दोनों लड़कियां इसकी बैठक के सामने से गुजर रही होती हैं तो सुंदर सिंह पुलिस दरोगा की नजर आरजू और गौरी पर पड़ जाती है और गौरी की खूबसूरती और सुंदरता को देखकर इस पुलिस दरोगा सुंदर सिंह की नीयत में कमी आ जाती है। सुंदर सिंह अपने मन में सोचने लग जाता है कि सीताराम की छोटी बेटी गौरी देखने में काफी खूबसूरत है, इस लड़की को जैसे तैसे करके किसी भी कीमत पर हासिल करना पड़ेगा। अब सुंदर सिंह ऐसे ऐसे ख्याल अपने मन में लाना शुरू कर देता है। इस तरह से पूरा दिन गुजर जाने के बाद जैसे शाम के करीब 5 बजे के आसपास का वक्त होता है तो ये पुलिस दरोगा आज के समय अपने पुलिस स्टेशन से बड़ी जल्दी ही अपने घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद खाना खाने के बाद यह सीधा ही सीताराम के घर पर चला जाता है। सीताराम के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और सीताराम की छोटी बेटी गौरी घर का दरवाजा खोल देती है। गौरी देखती है कि उसके सामने सुंदर सिंह पुलिस वाला खड़ा होता है। सुंदर सिंह की नजरें जैसी गौरी पर पड़ती है तो गौरी की खूबसूरती और सुंदरता को देखकर अब ये सुंदर सिंह इस पर काफी मोहित हो जाता है। सुंदर सिंह गौरी को कहता है कि मैं तुम्हारे पिता सीताराम से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद गौरी कहती है कि मेरे पिता घर के अंदर बैठे हैं, तुम मुझसे मिल सकते हो। इसके बाद सुंदर सिंह घर के अंदर चला जाता है, सीताराम के पास बैठ जाता है और सीताराम को कहने लगता है कि सीताराम, तुम्हारी बड़ी बेटी आरजू अब काफी जवान हो चुकी है, तुम उसके हाथ पीले कर दो। तभी सीताराम कहने लगता है कि मैंने एक लड़का देख लिया है और उस लड़के का नाम रवि है, बहुत ही हैंडसम और पढ़ा लिखा लड़का है। सुंदर सिंह कहता है कि तुम जल्दी से अपनी बड़ी बेटी आरजू के हाथ पीले कर दो। और उसी समय सीताराम कहने लगता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तभी सुंदर सिंह कहता है कि तुम पैसों की फिक्र मत करो, पैसे मैं तुम्हें ब्याज पर दे सकता हूँ। सीताराम का मन शांत हो जाता है। सीताराम कहने लगता है कि मुझे काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी। तभी सुंदर सिंह कहता है कि तुम ऐसा करना, पैसे जितने मर्जी मेरे से ले लेना, लेकिन अपनी जमीन को मेरे पास गिरवी रख देना। अब जैसी जमीन की बात आती है तो सीताराम सोचने पर मजबूर हो जाता है। फिर भी सीताराम के पास कोई दूसरा चारा नहीं होता है।
सीताराम कहता है कि मैं तुम्हारे पास अपनी जमीन गिरवी रख देता हूं, तुम मुझे 10 लाख रुपए दे दो। इस तरह से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद सीताराम अपनी जमीन को 10 लाख रुपए में इस सुंदर सिंह के पास गिरवी रख देता है और फिर सुंदर सिंह से पैसे लेने के बाद वह अपनी बड़ी बेटी आरजू की शादी एक रवि नाम के लड़के के साथ कर देता है। और जैसे ही शादी हो जाती है तो शादी के लगभग 3 महीने का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 5 मार्च 2026 का दिन। शाम के करीब 4 बजे के आसपास का वक्त होता है। गौरी अपने स्कूल से अपने घर पर आ चुकी होती है, जबकि गौरी का भाई शंकर भी अपने घर पर आ चुका होता है। गौरी देखती है कि उसका पिता जो सीताराम होता है चारपाई पर लेटा होता है। तभी गौरी अपने पिता सीताराम से पूछने लग जाती है कि पिताजी आखिर बात क्या है। तभी सीताराम कहता है कि बेटी आज मेरी तबीयत खराब है और मैं पशुओं के लिए चारा भी नहीं काट पाया, आज पशु बिल्कुल भूखे खड़े हैं। इसके बाद सीताराम अपनी बेटी को कहने लगता है कि बेटा तुम ऐसा करो, दोनों भाई बहन खेत में चले जाओ और खेत में से पशुओं के लिए चारा काट कर ले आओ। तभी गौरी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं शंकर को लेकर अभी इसी समय खेत में जाती हूँ और खेत से चारा काट कर ले आती हूँ। और इसके बाद गौरी अपने भाई शंकर को कहती है कि शंकर तुम्हें मेरे साथ खेत में चलना पड़ेगा। तभी सीताराम भी कहता है कि तुम्हारी बहन अकेली खेत में नहीं जाएगी, तुम इसके साथ चले जाओ और चारा काट कर जल्दी से घर पर वापस आ जाना। और इस तरह से 10-15 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद गौरी अपने छोटे भाई शंकर को लेकर खेत की तरफ चल पड़ती है। अब जैसे गौरी और शंकर दोनों खेत की तरफ जा रहे होते हैं तो उसी समय जो पुलिस दरोगा सुंदर सिंह होता है वो अपने पुलिस स्टेशन से आज जल्दी आ चुका होता है। सुंदर सिंह भी उसी समय अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर वो अपने खेतों की तरफ जा रहा होता है। और जैसे ही वो खेत की तरफ जा रहा होता है तो सुंदर सिंह की नजरें गौरी पर पड़ जाती है और गौरी को देखने के बाद सुंदर सिंह के मन में अजीब ख्याल आने लग जाते हैं। सुंदर सिंह सोचने लग जाता है कि आज ये लड़की खेतों में जा रही है और आज इसका फायदा उठा लेना चाहिए। इस तरह से सुंदर सिंह अब अपनी मोटरसाइकिल को लेकर गौरी के पास आ जाता है और गौरी को कहने लगता है कि गौरी तुम कहाँ पर जा रहे हो। तभी शंकर कहता है कि अंकल जी मैं खेत में जा रहा हूँ, हम चारा काट कर लाते हैं क्योंकि हमारे पिता की तबीयत खराब है। तभी सुंदर सिंह कहने लगता है कि तुम दोनों मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें खेतों की तरफ छोड़ दूंगा क्योंकि मैं भी अपने खेतों में जा रहा हूँ। और इस तरह से विश्वास और भरोसा करके अब गौरी और शंकर दोनों इस सुंदर सिंह की मोटरसाइकिल पर बैठ जाते हैं। सुंदर सिंह अपनी मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देता है। 5 से 6 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद सुंदर सिंह पुलिस दरोगा मोटरसाइकिल लेकर गौरी के खेत तक पहुंच जाता है। गौरी कहती है कि अंकल जी हमारे खेत आ गए हैं और हमें यहीं पर उतरना है। इसके बाद सुंदर सिंह अपनी मोटरसाइकिल को रोक देता है और गौरी और शंकर दोनों मोटरसाइकिल से नीचे उतर जाते हैं और फिर इसके बाद गौरी और शंकर अपने खेत में जाकर चारा काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज सुंदर सिंह पुलिस दरोगा एक बहुत बड़ा कांड करने वाला होता है। सुंदर सिंह उसी समय इस गौरी के खेत में आ जाता है और गौरी के भाई शंकर को अपने पास बुलाता है और शंकर को कहता है कि शंकर मेरी मोटरसाइकिल का तेल खत्म हो चुका है और तुम ऐसा करो मेरे घर पर चले जाओ, घर में तुम्हारी चाची होगी उससे पेट्रोल ले लेना और पेट्रोल लेकर तुम जल्दी से खेत में आ जाना। शंकर लगभग सभी की बात को मानता था। शंकर कहता है कि कोई बात नहीं चाचा जी, मैं अभी इसी समय गांव में जाता हूं और पेट्रोल लेकर अभी वापस आ जाता हूं। इसके बाद शंकर अपनी बहन गौरी को कहने लगता है कि गौरी तुम चारा काटती रहो और मैं अभी 10-15 मिनट में गांव में जाता हूं, गांव से पेट्रोल लेकर आता हूं क्योंकि सुंदर सिंह अंकल की मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो चुका है। और इस तरह से 2-4 बातें कहने के बाद शंकर उसी समय गांव की तरफ चल पड़ता है। जैसे शंकर थोड़ी सी दूरी पर पहुंच जाता है तो सुंदर सिंह उसी समय गौरी के पास चला जाता है और सुंदर सिंह देखता है कि खेत में दूर दूर तक कोई भी दूसरा या तीसरा किसान नहीं होता है। सुंदर सिंह इसी बात का फायदा उठाता है। सुंदर सिंह उसी समय गौरी के हाथ से दरांती छीन लेता है और उसी दरांती को गौरी की गर्दन पर रख लेता है। गौरी को कहता है कि अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो तेरा गला यहीं पर काट दूंगा। गौरी काफी डर जाती है, काफी सहम जाती है, लेकिन गौरी अपने आप को संभालने में नाकामयाब हो जाती है। इसके बाद ये पुलिस दरोगा सुंदर सिंह इस लड़की को कहने लगता है कि पास में ही तुम्हारा ट्यूबवेल के खेत में कमरा बना है, मेरे साथ जल्दी से उस कमरे के अंदर चलो। लेकिन ये लड़की इसके सामने हाथ जोड़ने लगती है, कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी सुंदर सिंह पुलिस दरोगा इस लड़की को डराता है, धमकाता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुम्हारा गला यहीं पर काट दूंगा। इस तरह से इस लड़की को डराया जाता है, धमकाया जाता है। सुंदर सिंह इस लड़की को लेकर ट्यूबवेल के अंदर बने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद इस कमरे का दरवाजा बंद करके अब सुंदर सिंह इस लड़की के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है।
सुंदर सिंह इस गलत काम को अंजाम देता चला जाता है। लड़की इसके सामने हाथ पैर जोड़ती रह जाती है, लेकिन सुंदर सिंह मानता नहीं है। और सुंदर सिंह तब तक इस गलत काम को इस लड़की गौरी के साथ करता है जब तक इसका मन नहीं भर जाता है। और जैसे इसका मन भर जाता है तो फिर सुंदर सिंह इस लड़की को कहता है कि ये बात तुमने अगर किसी को भी बताई तो तुम्हें जान से मार दूंगा। ये बात ना तो तुम्हें अपने भाई से बतानी है और ना ही अपने पिता को बतानी है। इस तरह से जैसे तैसे करके अपने काम को अंजाम देने के बाद सुंदर सिंह इस लड़की को इस कमरे से बाहर लेकर आ जाता है। सुंदर सिंह इस लड़की को कहता है कि अपना काम काज करना शुरू कर दो। और फिर इसके बाद ये लड़की अपना चारा काटना शुरू कर देती है। जैसे 10 से 15 मिनट का वक्त गुजर जाता है तो सुंदर सिंह देखता है कि इस लड़की का भाई शंकर पेट्रोल लेकर खेत में आ चुका होता है। इसके बाद शंकर पेट्रोल देता है और फिर सुंदर सिंह अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालता है। पेट्रोल डालने के बाद शंकर सिंह को कहता है कि शंकर, मैं तुम्हें मोटरसाइकिल चलाना सिखाता हूँ। शंकर कहता है कि अंकल जी, इस समय तो मेरे पास समय नहीं है, फिर किसी दिन मैं मोटरसाइकिल जरूर सीख लूंगा। और इस तरह से अब जो सुंदर सिंह पुलिस दरोगा होता है यहाँ से अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ जो लड़की गौरी होती है ये सारी बातें अपने भाई शंकर से छिपा लेती है। गौरी अपने मन में सोचने लग जाती है कि अगर ये सारी बातें उसने अपने भाई या अपने पिता को बता दी तो ये पुलिस वाला मेरे पूरे परिवार को जान से मरवा सकता है। ये सारी बातें सोचने के बाद गौरी काफी डर जाती है और गौरी चुपचाप रह जाती है। गौरी की यही सबसे बड़ी गलती होती है, गौरी की यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। फिर भी इसके बाद शंकर और गौरी दोनों चारा काटते हैं और चारा काटने के बाद चारे को लेकर गांव में आ जाते हैं। लेकिन गांव में आने के बाद भी ये लड़की गौरी ना तो ये बात अपने पिता को बताती है, ना ही किसी पड़ोसी जनों को बताती है। लेकिन लड़की गौरी काफी परेशान होती है, उदास होती है। आज रात के समय वो खाना तक नहीं खाती है और पूरी रात उसको नींद तक नहीं आती है। जैसे अगले दिन होता है तो सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। शंकर अपने स्कूल में जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसी समय गौरी कहने लगती है कि मैं स्कूल में पढ़ाई करने नहीं जाऊंगी, अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है और मैं आज से ही स्कूल में जाना बंद कर देती हूँ। सीताराम जैसी अपनी बेटी की बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि बेटी, बिना पढ़ाई के काम कैसे चलेगा। उसी समय गौरी कहने लगती है कि पिताजी, अब मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती हूँ और वैसे भी हमारे घर में बहुत ज्यादा गरीबी है। पिता सीताराम थक हार कर कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी है, तुम नहीं पढ़ना चाहती हो तो कोई बात नहीं। और इस तरह से कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 22 मार्च 2026 का दिन। रविवार का दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है, शंकर के स्कूल की छुट्टी होती है। उसी समय सीताराम अपने बेटे शंकर को कहने लगता है कि शंकर, देखो आज तुम्हारी छुट्टी का दिन है, चलो खेत में चलते हैं और पशुओं के लिए चारा काट कर लाते हैं। शंकर हंसते मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो पिताजी, मैं भी तुम्हारे साथ चल पड़ता हूँ। और इस तरह से अब सीताराम अपने बेटे शंकर को लेकर खेतों की तरफ चल पड़ता है। लेकिन जैसे ये दोनों खेत में जा रहे होते हैं तो उसी समय सुंदर सिंह पुलिस दरोगा भी अपने पुलिस स्टेशन में जाने के लिए घर से निकलता है। बीच रास्ते में सुंदर सिंह सीताराम और शंकर इन दोनों को खेत में जाते हुए देख लेता है। सुंदर सिंह अपने मन में सोचने लग जाता है कि शंकर और उसका पिता सीताराम ये दोनों तो खेत में जा रहे हैं और गौरी अपने घर पे बिल्कुल अकेली होगी। बस इसी बात का फायदा उठाकर अब जो सुंदर सिंह होता है अपनी मोटरसाइकिल का रुख घर की तरफ कर लेता है। और इसके बाद सुंदर सिंह अपने घर पर भी आता है। घर पे आने के बाद वह सीधा ही गौरी के घर पर चला जाता है। गौरी के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। गौरी अपने घर का दरवाजा खोल देती है और ये पुलिस वाला सुंदर सिंह जबरदस्ती ही घर के अंदर घुस जाता है और फिर गौरी को कहने लगता है कि गौरी, जो बात मैंने तुम्हें कही थी वो तुमने किसी को भी नहीं बतानी है। लड़की कहती है कि मैंने किसी को भी ये बात नहीं बताई है, लेकिन तुम मेरे परिवार को कुछ भी मत करना। लेकिन पुलिस दरोगा कहने लगता है कि आज भी मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारने आया हूँ। लड़की उसी समय इसके सामने हाथ जोड़ना शुरू कर देती है। गौरी कहती है कि मेरे साथ बार बार ऐसा मत करो, मैं काफी उदास हूँ, परेशान हूँ, मैं कई दिनों से स्कूल में भी नहीं गई हूँ। लेकिन सुंदर सिंह मानने को तैयार नहीं होता है। दूसरी तरफ गौरी भी साफ साफ मना कर देती है। अब सुंदर सिंह कहने लगता है कि देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कल ही मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता को ब्याज पर पैसे दे रखे हैं और तुम्हारे पिता ने एक भी किस्त पैसों की नहीं लौटाई है। तुम्हारे घर पर भी कब्जा करूंगा, तुम्हारे खेतों पर भी कब्जा करूंगा। जैसे ये बात कही जाती है तो लड़की गौरी वहां पर टूट जाती है। गौरी अपने मन में सोचने लग जाती है कि इसने मेरे पिता को पैसे दे रखे हैं और ये पुलिस वाला है, कुछ भी कर सकता है। इस तरह से अब ये पुलिस दरोगा सुंदर सिंह उसी समय घर का दरवाजा बंद कर लेता है। इस लड़की गौरी का हाथ खींचकर इसके कमरे के अंदर ले जाता है।
कमरे के अंदर ले जाने के बाद पुलिस दरोगा सुंदर सिंह इस लड़की गौरी के साथ फिर से गलत काम करना शुरू कर देता है। और सुंदर सिंह तब तक इस लड़की गौरी के साथ इस गलत काम को करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है, जब तक कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे ही सुंदर सिंह का काम खत्म हो जाता है तो सुंदर सिंह इस लड़की को कहता है कि ना तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा करूंगा, ना ही मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा करूंगा, लेकिन जब भी मेरा मन करेगा तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। लड़की गौरी चुपचाप खड़ी रह जाती है और इस तरह से सुंदर सिंह अपने काम को अंजाम देने के बाद इस घर से बाहर निकलता है। अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर अपने पुलिस स्टेशन में चला जाता है। अब तो सुंदर सिंह का जब भी मन करता था वह मौका पाकर इस लड़के के घर पर आ जाता था और गौरी के साथ इस गलत काम को कर लिया करता था। अब तो गौरी अपने आप को खत्म करने के बारे में सोचना शुरू कर देती है। वह कई बार प्रयास भी करती है लेकिन असफल हो जाती है, क्योंकि गौरी अक्सर अपने पिता सीताराम के बारे में सोचती थी, अपने छोटे भाई शंकर के बारे में भी सोचा करती थी और इसी वजह से यह कोई गलत रास्ता नहीं चुन पाती है। इस तरीके से कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और बीते हुए कई दिनों के दौरान इसके पिता सीताराम ने कई बार इसको पूछने की कोशिश की कि बेटी ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी वजह है जिससे तुम काफी परेशान और उदास रहती हो। लेकिन बेटी गौरी अपने आप को धोखा देते हुए, अपने पिता को धोखा देते हुए कोई भी बात नहीं बताती है। गौरी के मन में सिर्फ एक ही बात चलती थी। गौरी सोचती थी कि अगर यह बात उसके पिता को पता चल गई तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पुलिस दरोगा उसके पूरे परिवार को खत्म न कर दे। ये सारी बातें सोचकर गौरी चुप रह जाती थी। कई दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 4 अप्रैल 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। पिता सीताराम अपने खेत में गया हुआ था और बेटी जो गौरी होती है घर पर अकेली होती है। उसी समय गौरी की एक सहेली जिसका नाम पूजा होता है इसके घर पर आती है। पूजा अब अपनी सहेली गौरी से मिलती है और गौरी को कहने लगती है कि गौरी, तुम पिछले कई दिनों से ना तो स्कूल में जा रही हो और ना ही घर से बाहर निकलती हो, ना ही तुम मेरे घर पर आती हो। ऐसी कौन सी बात है, ऐसी क्या वजह है कि तुम ना तो घर से बाहर निकलती हो ना ही मेरे घर पर आती हो। और आज मेरा जन्मदिन भी है और जन्मदिन पर तुम्हें मेरे घर पर भी चलना पड़ेगा। लेकिन वहां पर गौरी साफ साफ मना कर देती है। गौरी कहती है कि मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं है। इसके बाद भी ये लड़की पूजा अपनी सहेली गौरी पर दबाव बनाती है। गौरी को कहती है कि तुझे इसी समय मेरे घर पर चलना पड़ेगा। जैसे तैसे करके पूजा अब अपनी सहेली गौरी को लेकर अपने घर पर चली जाती है और घर पर जाने के बाद गौरी को अलग से कमरे में बिठा लेती है। गौरी से बार बार एक ही बात पूछती रहती है कि तू इतनी परेशान क्यों रहती है, इतनी उदास क्यों रहती है। जब पूजा बार बार इसी बात को गौरी से पूछती रहती है तो गौरी कहने लगती है कि पूजा, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं कई दिनों पहले खेत में गई थी, मेरा भाई शंकर भी खेत में गया था और खेत में जाने के बाद सुंदर सिंह पुलिस दरोगा ने मेरा नाजायज फायदा उठाया है। उसने मेरे साथ गलत काम किया था और इसके बाद तो उसकी हद इतनी बढ़ जाती है कि वो मेरे घर पर आना जाना शुरू कर देता है, मुझे डराता है, मुझे धमकाता है और मेरे साथ वो गलत काम करता है। पूजा जैसे ही अपनी सहेली गौरी की बातों को सुनती है तो पूजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। पूजा सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर उसकी सहेली के साथ ये सब कैसे हो गया है। इसके बाद गौरी अपनी सहेली पूजा को कहती है कि पूजा, तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी है, नहीं तो वो पुलिस वाला मेरे पूरे परिवार को जान से मरवा देगा। पूजा कहती है कि कोई बात नहीं, ये मैं बातें किसी को भी नहीं बताऊंगी, तुम बस मेरे साथ आज पूरा दिन गुजारो और मैं अपना जन्मदिन तुम्हारे साथ मनाना चाहती हूँ। इस तरह से शाम के करीब 5 बजे के आसपास अब पूजा अपना जन्मदिन मनाती है और जन्मदिन मनाने के बाद अपनी सहेली गौरी को लेकर इसके घर तक छोड़ने आती है। गौरी को घर तक छोड़ने के बाद जैसे वो घर से निकल रही होती है तो उसी समय गौरी का पिता सीताराम भी खेत से वापस आ जाता है और बीच रास्ते में ही पूजा अब गौरी के पिता सीताराम से मिलती है। पूजा सीताराम को कहती है कि चाचा जी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। सीताराम कहते हैं कि बेटी, ऐसी क्या बात है। तब ये लड़की पूजा अब सीताराम के सामने पूरी कहानी को सुनाती है। पूजा सीताराम को कहती है कि मेरी सहेली गौरी के साथ आजकल बहुत गलत काम हुआ है। सुंदर सिंह पुलिस दरोगा ने उसके साथ गलत काम किया है, एक बार नहीं बार बार गलत काम किया है। सीताराम जैसे ही अपनी बेटी की पूरी कहानी को सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसी समय शंकर भी वहां पर आ जाता है और फिर शंकर जब इस लड़की पूजा से पूछने की कोशिश करता है तो पूजा इस लड़के शंकर को भी साफ साफ पूरे शब्दों में कहानी सुना देती है। और जैसे शंकर को अपनी बहन के बारे में पता चलता है तो शंकर को भी गुस्सा आने लगता है। सीताराम उसी समय अपने बेटे शंकर को कहते हैं कि बेटा, इस बात का बदला तो आज ही हमें लेना पड़ेगा। इस तरह से सीताराम और शंकर अब अपने घर के अंदर आते हैं, अपनी बेटी से मिलते हैं और अपनी बेटी गौरी से पूरी कहानी को फिर से पूछते हैं।
आज इसकी बेटी गौरी अपनी चुप्पी तोड़ देती है और चुप्पी तोड़ते हुए अपनी पूरी कहानी रोते रोते अपने पिता सीताराम और अपने छोटे भाई शंकर को सुना देती है। इसके बाद पिता सीताराम उसी समय अपने घर से लाठी उठा लेता है और भाई शंकर घर में पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठा लेता है। पिता और बेटा दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं और फिर सीधे ही ये दोनों बाप बेटा सुंदर सिंह के घर पर जाते हैं। सुंदर सिंह को आवाज लगाई जाती है। सुंदर सिंह की पत्नी कहने लगती है कि मेरा पति घर पर नहीं है, वो बलदेव की बैठक में गया है और बलदेव के साथ बैठकर शराब पी रहा है। इस तरह से अब शंकर और शंकर का जो पिता सीताराम होता है, ये दोनों वहां से चल पड़ते हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर बलदेव की बैठक तक पहुंच जाते हैं। बलदेव की बैठक में पहुंचने के बाद सीताराम देखता है कि बलदेव पास में बैठा होता है और बलदेव का जो दोस्त सुंदर सिंह होता है शराब के नशे में धुत चारपाई पर लेटा होता है। और उसी समय सीताराम जाते ही सबसे पहले सुंदर सिंह के सिर में 3-4 बार लाठी मार देता है। बलदेव वहां से तुरंत दौड़ जाता है, लेकिन बेटे शंकर के अंदर भी गुस्सा कम नहीं होता है। बेटे शंकर के हाथ में कुल्हाड़ी होती है और कुल्हाड़ी की वजह से उसके सिर में कई बार कुल्हाड़ी से वार किए जाते हैं। शंकर तब तक कुल्हाड़ी के साथ वार करता है जब तक उसका सिर धड़ से अलग नहीं हो जाता है। और जैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है तो वहां पर लोगों की भीड़ लग जाती है। अब इन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति जिसका नाम सुमेर होता है नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है और पुलिस को कहता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हत्याकांड रच दिया गया है। और जैसे ही फोन कॉल किया जाता है तो आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस जैसे घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर सिर और धड़ बिल्कुल अलग अलग पड़े होते हैं। सुंदर सिंह मृत हालत में पाया जाता है और फिर पुलिस सुंदर सिंह का शव बरामद करती है और इसके मृतक शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस सब लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। गांव के लोग बताते हैं कि सीताराम